नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाह अमीर, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप के अंतर्गत अनुवाद और वैश्वीकरण, राष्ट्रीय एवं विश्व विकास में अनुवाद का योगदान, अभ्यास 3, सप्ताह 10, व्याख्यान 49 में आज हम देखेंगे कि वैश्विक बाजार और भाषीय संबंध। देखिए, हम यहाँ पे इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि अनुवाद का वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से योगदान है और किस तरह से विकास हो रहा। तो अनुवाद एक माध्यम है जिसके बिना किसी भी तरह का जो वैश्विक प्रयास है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्विक जब बात आ गई है तो फिर कई देशों के साथ जुड़ी हुई चीज है और उसमें अनुवाद की भूमिका अहम है। तो हम बाजार और भाषी संबंध पर बात करेंगे कि दुनिया के सभी देश अपने आर्थिक विकास के लिए व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए वे अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौता करते हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों के देश समूह जो है वो बनाकर एक दूसरे की सीमाओं में व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। तो G8, G20, आसियान, सार्क आदि संगठन इसी का परिणाम है। व्यापारी और उद्योगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयात निर्यात से संबंधित नीतियां और कारों, बैंकों की ब्याज दरें, परिवहन सुविधाएं आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये तथ्य है कि दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक उत्पादन और सेवा क्षेत्र बाजार से संबंधित है। इसलिए उद्योग और सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सरकारों बाजारों के विस्तार पर भी ध्यान देते हैं। बाजार का विकास ग्राहकों की रुचियां और आवश्यकताओं के आधार पर होते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन योजनाएं, कार्यक्रम आदि का सहारा लिया जाता है। विभिन्न देशों के विभिन्न व्यापारिक समझौतों से बाजार तेजी से विकसित होता है। अब बात यह है कि एक देश का बाजार है, दूसरा देश का बाजार है, तो अब यहां पे नीति तय होनी है। आपका क्या है, आपके बाजार में आप कितना टैक्स लगाते हैं, कर कितना है आपका। हमारी कंपनी में जो है, जैसे फोर्ड है, तो फोर्ड कंपनी चाहती है कि अपना जो है बाजार विश्व स्तर पर आए, तो वहां पे वो दूसरे देशों के साथ समझौता करते हैं, दूसरे देशों को समझाते हैं कि हमारा ये उत्पादन जो है, ये तकनीक जो है, ये बहुत सही है और इसका प्रयोग जो है पूरे विश्व में होना चाहिए। तो वहां पे एक समझौता है बाजार में। एक देश का सामान दूसरे देश में आसानी से उपलब्ध। इस स्थिति में ग्राहकों को आकर्षित करना, उनकी आवश्यकता को पूरा करना, उन्हें बेहतर सेवा व सुविधाएं प्रदान करने के लिए विज्ञापन और योजना प्रस्तावों जैसे उपायों को विकसित करने के प्रयास में तथा उन्हें विभिन्न भाषीय क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद की सहायता लेनी चाहिए। अब यह है कि जो योजनाएं हैं, जो विज्ञापन हैं, जो सेवाएं हैं, वो पहुंचने हैं। और आप जैसे हम बात करेंगे, जैसे बाजार हम बात कर लें, तो अनुवाद के बिना संभव। वैश्विक बाजार की अवधारणा एवं स्वरूप। अब वैश्विक बाजार की क्या अवधारणा? व्यापार गतिविधियों जब तक सांस्कृतिक भाषा क्षेत्र से निकलकर व्यापक परिदृश्य में फैलती है तो उनका स्थानीय स्वरूप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और फिर वैश्विक रूप में बदल जाता है। लेकिन जब ये गतिविधियां कई देशों के समर्थन के आधार पर विस्तारित होती है तो उनका रूप वैश्विक हो जाता है। अर्थात व्यापार गतिविधियां केवल कुछ देशों के भीतर संकुचित नहीं रहती, बल्कि दुनिया भर में उनका विस्तार हो जाता है। जब परिवहन सुविधाएं कम थी और सड़कों का विस्तार नहीं हुआ था, तब व्यापारी अपने पड़ोस देश की व्यापार कर सकते तो अपने। लेकिन जैसे जैसे सड़क परिवहन सुविधा बेहतर हो गई, सामान का निर्यात करना और अन्य व्यापारियों के साथ संपर्क करना आसान हो गया। देश भर में व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार सुगम हो गया। इस तरह व्यापार गतिविधियां राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हुए हैं। तो
पहले जब सड़क बन जाएगी, अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े से हाईवे बन रहे हैं, तो जैसे हाईवे बनेंगे तो परिवहन, जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाता है। बड़े बड़े से कार्गो समुद्र के माध्यम से, हवा के माध्यम से, सड़क जमीन के माध्यम से, तो इससे व्यापार बढ़ता है। जब से देशों ने व्यापार संबंध को मजबूत करने के लिए व्यापार समझौता शुरू किया, आयात निर्यात संबंधी नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया, विभिन्न व्यापार संगठन बने, तब से वैश्विक बाजार पर छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए खुल गया। अब लाभ के लिए कोई जहां चाहे अपना उत्पादन को बेच सकता है या किसी देश के उत्पाद को अपने देश के बाजार में खपा सकता है। अब इसके लिए बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पूरे भारत के उत्पादन में, जैसे कश्मीर को ले लें, कश्मीरी शाल है, हमारे फलों को ले लें, आम है, जो पूरे विश्व में इसका जो है इसको भेजा जाता है, बेचा जाता है फलों का। कुछ ऐसे ऐसे हमारे जो पदार्थ हैं जिनकी बहुत मांग है, जैसे काली मिर्च है और गरम मसाले हैं। तो ये सब जब आसानी से पहुंच जाएं और हमारा व्यापार सफल हो जाए तो विकास है। और मूल्य, जो आप मूल्य तय करेंगे वो है, इस पर नीतियां होती हैं। अब इस पर देश का भी विकास होता है क्योंकि उस पर टैक्स लगाया जाता है, निर्यात और आयात टैक्स होता है। तो उन टैक्स से जो है एक विकास, मतलब सरकार को भी पैसे मिलते हैं और जो व्यापारी है उसको भी मिलता है, और जो ग्राहक हैं उनको एक अच्छी चीज प्राप्त होती है, जो अच्छी क्वालिटी की, अच्छे, बहुत अच्छे जो उसके गुणों की। वैश्विक बाजार का एक लाभ यह है कि कंपनियों के लिए विभिन्न देशों की कंपनियों के सहायक से व्यापार आसान होता है। यदि किसी देश में एक कंपनी अच्छा उत्पाद कर रही है और अन्य देश की कंपनी अपने उत्पाद के लिए उससे सहयोग प्रदान कर सकती है। पहले यह सुविधा ना होने के कारण प्रत्येक कंपनी को एक उत्पाद बनाने के लिए सभी कार्य अकेले ही करना पड़ता था। इससे उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अब बाजार के वैश्वीकरण के फलस्वरूप कंपनियां विभिन्न कंपनियों की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में सक्षम है। अब इसके लिए उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है अमूल। तो जैसे हम उसको जो है कहें कि सभी जगह से दूध एक जगह इकट्ठा होगा, फिर उस वहां से जो है बहुत सारे दूध से संबंधित जो है उत्पाद बनेंगे और फिर उसको जो है पूरे देश में बांटा जाए। ये सिर्फ देश की बात है, जो यहां से एक्सपोर्ट होगा वो अलग बात है। अब हम तकनीक की बात करेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए हैं जो भारी से भारी वजन उठा सकते हैं, जैसे जेसीबी को लेकर ले लीजिए और कैटरपिलर इंजिन को लीजिए, बड़े बड़े इंजन हैं, हवाई जहाज हैं। तो कंपनियां जो है वो भारत भी आती हैं क्योंकि वो अपनी तकनीक यहाँ लेके आती हैं। जैसे कार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो जर्मन टेक्नोलॉजी की है, कोरियन की है, तो वो आज भारत में अपना एक जगह पे उसका उत्पादन करके फिर वो पूरे विश्व में उसका व्यापार होता है। टायर कंपनियां हैं, रबर भारत में है, उससे तकनीक से कई और चीजें बनती हैं, कच्चा माल हमारे पास है, तो उससे जो है जो उत्पादन हमें बनेंगे वो हम पूरे विश्व को दे सकते हैं। तकनीक चाहिए हमें। इस तरह सेवाओं के लिए भी अन्य कंपनियों से मदद ली जाती है। उदाहरण के लिए कपड़े धोने की मशीन बनाने वाले कंपनी, उसमें खराबी आने पर उसकी सर्विस के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करना ही आवश्यक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम तो खरीद लेंगे भाई विदेशी तकनीक को, लेकिन अगर खराब हो जाए तो क्या करें? तो सर्विस सेंटर, मतलब यहीं के लोगों को वहां पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको उसको ठीक कराने के लिए समझाया जाएगा, फिर वो
जब खराब हो जाएगा तो उसको यही सही होगा, तो उसको तो खरीद सकते हैं क्योंकि हमारा नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए कॉल सेंटर्स की भी जरूरत है। भाई कॉल सेंटर क्या है कि आप फोन करके बोलेंगे कि हमारे ये समस्या है, इस समस्या का समाधान बताइए। वैसे कार कहीं खराब हो जाती है, आप सेंटर में फोन करके बता दें गाड़ी खराब हो गई, तो वो वहां आएगा, उसको सही करके जाएगा। तो इस तरह के 24 घंटे काम करने वाले सर्विस सेवाएं तकनीक हमें मिलती है कि वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव। यहां अनुवाद की जरूरत है। आप कॉल सेंटर में आप बात कर रहे हो, किस भाषा में आप बात कर रहे हो, कॉल को रिसीव करने वाला पहले देखेगा कि आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं। तो ये वो है कि भाई अंग्रेजी में ही नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी भाषा में बोलेंगे। वैश्विक बाजार का विकास, बाजार का विकास लोगों की आवश्यकता के अनुसार होता है, लेकिन बाजार लोगों को जोड़े रखना या अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों, विक्री योजनाओं, छोटे ग्राहकों, प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न विधाओं का उपयोग करता है। आधुनिक बाजार संरचना न केवल ग्राहकों की आवश्यकता को समझाकर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाता है, बल्कि ग्राहकों के मन में उत्पादों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करके और उनमें छिपी इच्छाओं उभारना करने का प्रयास करता है। अब एक वैश्विक बाजार है, आप सोचें कि मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अनुवाद करके आपको समझा देगा कि भैया आपको चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आप इतने घंटे जो काम कर रहे हैं, आपको मिनटों में आपका काम हो जाएगा, आप इसको क्यों नहीं खरीदते? तो ये, और उसमें जो है वो कई ऐसी चीजें दे देंगे कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ हम इसको खरीद ही लें, क्योंकि उनमें प्रतियोगिता, मतलब उनमें कंपटीशन होता है। मतलब वॉशिंग मशीन कई कई कंपनियां हैं जो उसका उसको जो है बेच रही हैं, तो वो आपको उस कंपटीशन में आपको सस्ते से सस्ती चीज देने की कोशिश करेंगे जिसको आप खरीदेंगे। बाजार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने बेचने की प्रणाली के रूप में मानव सभ्यता के विकास के साथ शुरू हुआ है। यह सच है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। किसान सभी प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि उगा सकते हैं, लेकिन कपड़े, घर बनाने वाले उन्हें दूसरों पर निर्भर रहता है। इसलिए इसी तरह वे जो अनाज हैं या फल हैं या सब्जियां हैं जो उसके उपयोग हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से जो कामकाज के लिए हमें जो चाहिए, अब तो ये भी हो गया है कि उन सब्जियों को, उन फलों को आप अच्छी तरह से उसको सही से पैक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी वैश्वीकरण है। जैसे आम की भी जो मांग है, भारत में इतने सारे विभिन्न प्रकार के आम हैं, तो ये राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के रूप में विकसित है। और उनको जो चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी आपको मिल रही। वैश्विक बाजार में भाषा का महत्व, और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वैश्विक बाजार के विकास में हर देश, उद्योग संगठन और व्यापार संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयां विस्तारित हुई हैं, उत्पादन की दरों में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में निर्मित वस्तुओं को बेचने एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके लिए कई कंपनियां, विज्ञापन एजेंसियां, मार्केटिंग विशेषज्ञ, व्यापार संगठन आदि की मदद लेनी शुरू कर चुके हैं। उत्पादन लागत की तुलना में वस्तुओं को बेचने, उनकी विज्ञापन के लिए वैश्विक बाजार में स्थान खोजने के लिए और उपभोक्ताओं की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार उनमें बदलाव करने के उद्देश्य से शोध और अध्ययन की बड़ी राशि खर्च करना शुरू हो गया। अब बाजार में भाषा को लेकर और उनके जो प्रोडक्ट है, उनकी जो भी उत्पादन है, उसको बेचने में जो भी लागत लग रही है उसको लगाने के लिए तैयार हैं। किस तरह से उसको विज्ञापनों के माध्यम से भेजें, किस तरह की भाषा का प्रयोग करें जिससे जो है वो कंपनी अपने सब जो है बेचते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तैयार करें। इसके लिए अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को वस्तुओं के बारे में जागरूक करने और उनकी रुचियों और आवश्यकताओं को समझाने के साथ साथ उनकी भाषा का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है।
क्योंकि जब कोई व्यापार या वाणिज्य एक भाषा संस्कृति से दूसरी भाषा संस्कृति में प्रवेश करता है और बहुराष्ट्रीय स्वरूप लेता है, तो विभिन्न भाषा क्षेत्र के उपभोक्ताओं की भाषा संस्कृति के बारे में अध्ययन कई आवश्यकताओं को और उसके उसी तरह से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे जो है, तो विभिन्न भाषा क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की भाषा संस्कृति के बारे में अध्ययन कई अवसरों पर आवश्यक हो जाता है। अब यहां पे जो है संस्कृति चाहिए, संस्कृति के बिना आप जो है आप बेच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उस चीज को समझाने की जरूरत है जो उस संस्कृति से जुड़ी हुई है। आपका जो उत्पादन है वो उनके लिए उपयोगी है, लेकिन उनके समझ में तो आनी चाहिए। अब इसके लिए यहां पे कोई कार कंपनी है उदाहरण के लिए, तो उन्होंने जो है वस्तुओं की पैकिंग, मैनुअल विज्ञापन, व्यापार अनुबंध, एजेंट, ग्राहकों के लिए प्रतियोगिता जैसे संबंधित सामग्री का विकास करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की भाषा संस्कृति के बारे में अध्ययन करना आवश्यक। अब उसको जो है उस कंपनी वाले को उस संस्कृति के अनुसार चीजों का अध्ययन करना जरूरी है, उसके अनुसार उसको पेश करने की जरूरत है। वह पेश करें उसको सही तरीके से, ताकि उसको खरीदने वाला उसमें रुचि उत्पन्न हो। अब कंपनियों में इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई भाषा सर्वेक्षण और अनुवाद एजेंसियां संगठित रूप से मदद के लिए बाजार में उतर आई है, जो व्यवसायिक कंपनियों की जरूरत हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों की भाषा और बनावट, उनके प्रयोग होने वाले स्थानीय शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनुवाद संबंधी जटिलताएं आदि के अध्ययन करती हैं, ताकि ग्राहक कंपनी की जरूरत के अनुरूप विज्ञापन या दूसरी प्रचार प्रसार और कार्यालय सामग्री को अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध कराने में सहायता कर सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा कि भाषा चाहिए हमें, भाषा नहीं बताएंगे तो फिर, क्योंकि भाषा उनको आकर्षित करेगी, उनकी वो लग रहा है कि भाई हमारी कुछ चीज ये बेच रहे हैं। भाषा अलग है तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, भाई हम नहीं ले पाएंगे, क्या कह रहे हैं हमारे समझ में तो नहीं आ रहा। अब समझ में आ जाए तो फिर हाँ ठीक है, इसको खरीदना है। यहाँ ये जानना अपेक्षित है कि वैश्विक बाजार में भाषा के स्वरूप पर किन किन बातों का असर पड़ता है और व्यापार वाणिज्य संबंधी सामग्री में अनुवाद के विभिन्न भाषाओं में अनुवादक को किन मुश्किलों से रूबरू होना पड़ता है। अब अनुवादक पर ये सब चीजें अब निर्भर रहती हैं कि अनुवादक किस तरह की भाषा का प्रयोग करें, उस उत्पाद को किस तरह से बेचें, लोगों की रुचि कैसे उत्पन्न करें, लोगों को कैसे समझाएं कि ये आपके लिए उपयोगी है। इसमें अनुवादक का महत्व है। भाषीय वर्चस्व, वैश्विक बाजार में केवल उन देशों की भाषाएं उपयोग की जाती है जो विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ और वैश्विक वाणिज्य गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसलिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, जापानी, चीनी और रूसी भाषाएं अधिक प्रचलित हैं। इसमें चीन और जापान उत्पाद के आधार पर प्रमुख देश हैं, फिर भी वैश्विक बाजार में उनकी भाषा और लेखन के प्रति जो है स्वीकार्यता बहुत कम है। इसलिए उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की सहायता लेनी पड़ती है। इन तीन भाषाओं के बीच उनकी श्रेष्ठता को लेकर एक तनाव संबंध है। यदि जर्मन और फ्रेंच में कंपनियों को अपने व्यापार का विस्तार करना है तो वहां अंग्रेजी के माध्यम से काम करना संभव नहीं है। अंग्रेजी ने दुनिया को कई देशों में अपने व्यापार का विस्तार बनाया और इसके माध्यम से शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, जिससे उन्होंने अपनी शैक्षणिक नीतियों के माध्यम से कई देशों में अंग्रेजी को स्थापित करने में मदद की। इसके परिणामस्वरूप कई देशों में अंग्रेजी को समझाने वाले और बोलने वाले लोग हैं। इसलिए वैश्विक बाजार की गतिविधियों में अंग्रेजी का एक बड़ा प्रभुत्व है। अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़ी आर्थिक शक्तियों की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा इसके अधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक बाजार में अंग्रेजी का वर्चस्व है। अधिकांश बहुभाषी समुदाय में अंग्रेजी एक पुल के रूप में कार्य करती है, जिससे वहां कंपनियां स्थानीय भाषाओं को सहायक के रूप में लेकर केवल अंग्रेजी के माध्यम से काम करने का प्रयास करते समय बहुत अधिक कठिनाई का सामना नहीं करती। अब भाषा का वर्चस्व पूरे विश्व में है, क्योंकि भाषा को जानने वाले लोग कितने हैं। अब देखिए, अंग्रेजी को भाषा को जानने वाले पूरे भारत में लोग ज्यादा हैं। फ्रेंच आप बात करें, रशियन बात करें तो
है नहीं कोई जो समझे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जो है वो आए, वो व्यापार के माध्यम से आए, फिर वहां पे जो है वो अपना राज्य को स्थापित किया, फिर भाषा को की जड़ों को रख के चले गए। पूरे विश्व में अंग्रेजी फैली हुई है। तो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश में जो व्यापार होगा तो वहां भाषा, दूसरी बात है अमेरिकी और यूनाइटेड स्टेट्स की जो ब्रिटेन, इनकी भाषा सही में अंग्रेजी ही है, तो वर्चस्व इन लोगों का व्यापार में ज्यादा है। तो अंग्रेजी को हटाकर आप जा नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों के व्यापार को देखा जा सकता है। दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए अन्य उत्पादों की तरह स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने का दबाव नहीं है, इसलिए पूर्वी देशों अरब और फारसी भाषाओं की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन वहां अंग्रेजी के प्रति मानसिकता फ्रांस और जर्मनी में जैसी नहीं है। अब अगर सामग्री की आवश्यकता है तो वहां कोई विज्ञापन की जरूरत नहीं है। अब दवाइयों को ले लें भाई, इस बीमारी के लिए दवाई की जरूरत है, वहां पे क्या विज्ञापन की जरूरत है? जरूरत नहीं है। बस वो दवाई जो है वो सही रहनी चाहिए। वैश्विक बाजार में अनुवाद की भूमिका एवं भाषा का स्वरूप। अब तक वैश्विक बाजार के विस्तार, भाषा के महत्व और स्थानीय भाषाओं के प्रति व्यावसायिक कंपनियों के झुकाव आदि के बारे में बात करते हुए आपके मन में जरूर ये बात बार बार उभरी होगी कि जब कंपनी अनेक भाषी संस्कृति के बीच अपना कारोबार फैलाती है तो भाषा के स्तर पर पैदा होने वाली परेशानियों से पार पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता होगा। जाहिर है अनुवाद के जरिए विभिन्न भाषिक संस्कृतियों में टिके रहने में उन्हें मदद मिलती है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए संभव नहीं है कि वह अपने हर उत्पाद के लिए दुनिया की तमाम भाषाओं में अलग अलग सामग्री तैयार करे। इस तरह अनेक प्रकार की गड़बड़ियों की गुंजाइश बनती रहती है। इसलिए मूल सामग्री किसी एक भाषा में तैयार की जाती है, चाहे वो प्रचार सामग्री हो या वस्तुओं से संबंधित सूचना, मैनुअल आदि के रूप में। फिर उस सामग्री को संबंधित व्यापार के भाषी क्षेत्र के अनुसार अनुवाद कराया जाता है। अब यहाँ पे यह है कि वो अनुवाद कैसे करें, उसके एक नियम है भाई। अब जो आप जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकता, तो उसका एक मूल लिखा जाता है, उस मूल का फिर अनुवाद किया जाता है। फिर उसमें ये देखा जाता है कि वो विषय बोला गया है नहीं बोला गया है, उसकी विशेषताएं बोली गई नहीं बोली गई है। जैसे उदाहरण के लिए इस पाठ को आप पढ़ रहे हो, अनुवाद आवश्यकता स्वरूप को आप लेके पढ़ रहे हो, लेकिन इससे संबंधित चीजों को आपको जानकारी मिलनी चाहिए, तभी जाके इसकी इन चीजों पर आपकी रुचि बढ़ेगी। वैसे ही चीज जो है, जो कोई भी पदार्थ को लेकर है, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन पर गौर करें तो किसी भी वस्तु के विज्ञापन में अभिनेता, अभिनेत्री, दृश्य और विचार एक ही होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के दर्शकों, उपभोक्ताओं के अनुसार उनकी भाषा बदल जाती है। हिंदी के अलावा बंगला, उड़िया, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाओं के चैनलों को अलग अलग समय में देखते हुए वही विज्ञापन बदली भाषा में दिखाई देती है। इससे कंपनियों को एक ही वस्तु का अलग अलग विज्ञापन तैयार करने के झंझट और खर्च से मुक्ति मिलती है। सिर्फ अनुवाद के माध्यम से खर्च करना पड़ता है, जो तुलनात्मक रूप से मूल विज्ञापन तैयार करने की अपेक्षा काफी कम है। व्यापारी वाणिज्य गतिविधियों में अनुवाद के महत्व को समझने के लिए आई विभिन्न संचार माध्यमों की प्रकृति और अनुवाद में आने वाली परेशानियों के बारे में समझते हैं। अब यह है कि आप देखिए, जैसे सोना बेच रहे कोई कंपनी, तो विषय एक ही है, लेकिन उसके जो अभिनेता हैं वो उस भाषा के हैं, उस क्षेत्र के हैं, और पीछे जो संस्कृति बताई जाएगी वो उस क्षेत्र की होगी। विषय एक होगा। इससे क्या होता है, सिर्फ अनुवाद किया जाता है, सिर्फ अनुवाद प्रस्तुत होता है। इससे खर्च कम भी होते हैं और व्यवस्थित रूप से विषय को लोगों तक पहुंचाते हैं, मूल को। अनुवाद एजेंसियां वैश्विक बाजार के विकास में भाषा का महत्व बहुत बड़ा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि वे अपने उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी आसानी से और कुशलता से प्रदान करते हैं तो वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे। इस संदर्भ में उत्पाद से संबंधित नीतियां, इसकी विशेषताओं और उपभोक्ताओं को इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी को कुशल भाषा में प्रदान करने में विज्ञापन एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए
उस जानकारी या विज्ञापन का प्रसार करने में अनुवाद एजेंसी की भूमिका बड़ी है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में अनुवाद एजेंसी का व्यवसाय बढ़ा है। ये अनुवाद विशेषज्ञों और मशीनों का उपयोग करके सर्वोत्तम तरीके से अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। लगातार विज्ञापनों और सूचनाओं को बनाने या उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता वाले बड़े संगठन अनुवाद एजेंसियों के साथ अनुबंध के माध्यम से काम करते हैं। इस प्रकार विज्ञापन और अनुवाद एजेंसी के बीच सहयोग के माध्यम से सूचना, विज्ञापन और अन्य चीजों को लगातार संशोधित किया जाता है और नए व्यवसायिक सामग्रियों का निर्माण किया जाता है जो बदलती आवश्यकता और बाजार के प्रतिस्पर्धा पर आधारित होते हैं। अब एजेंसियां ही हैं अनुवाद के लिए, वो देखते हैं कि क्या जरूरत है किसको, उसके हिसाब से उन एजेंसियों में अनुवाद के लिए जो विषय है उसको चुना जाएगा, उसके हिसाब से बनाया जाएगा ताकि लोग उसको समझ सकें। वहां पे वो सभी सिद्धांतों को लागू करते हैं अनुवाद के, ताकि लोगों तक विषय पहुंच सके। तो यहां तक आप ये देखे हैं, व्याख्यान आपने सुना, तो कुछ आपके लिए अनुवाद के लिए मैंने दिया है, इसके अभ्यास के लिए भी। The success of our recent democracy with the welfare state bets are on the ability and the effect states of its public servants. Thus, while joining our countrymen in the rejoicing of the today, we railwaymen should also pause to give our reasoned thoughts and dispassionate consideration to the people confronting our beloved country so that we may subserve the social and economy policy of our public better, more ably with fervent determination. India is abundantly endowed with the essential resources, intelligence, skill and capacity that go to make a country rich. Our 5-year plan aim is to fully utilize these resources to increase production and improve living conditions for the well-being of all our people. We have all the shares in its glory adventure of building a more prosperous India. We railwaymen on the North Eastern Railway should be justifiably proud of our achievements during the past 2 5-year plan period compared with the year 1951 and 52. When the first year plan was launched, total tons carried has increased to 87% in the year gone by, which marked the conclusion of the second 5-year plan. That this vastly increased quantum of traffic was achieved by an increase of only 11% in the railway routes miles is not a mean performance. Let us continue to draw inspiration from these our past achievements. अब इसका अनुवाद होगा। हमने नवोदित राष्ट्र की, जिसमें कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अपनाया है। सफलता अधिकांश रूप से सरकारी कर्मचारियों की कुशलता तथा क्षमता का निर्भर करती है। जहां हम रेलवे कर्मचारी इस पर्व में सम्मिलित होकर उल्लास मना रहे हैं, वहां हमें देश के समान उपस्थित विभिन्न समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना है, जिससे हम अपने गणतंत्र द्वारा निर्धारित सामाजिक और आर्थिक नीतियों का अधिक कुशलता तथा दृढ़ता से पालन कर सकें। भारत उन सभी आवश्यक उपादानों जैसे क्षमता वृद्धि, कुशल एवं साधन से यथेष्ट रूप में संपन्न है, जो किसी राष्ट्र को एक समृद्धिशील राष्ट्र का रूप प्रदान करते हैं। हमारी योजनाओं का लक्ष्य है इन समस्त उत्पादनों का भरपूर उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि कर तथा अपने समस्त देशवासियों को भलाई के लिए उन्हें रहन सहन के स्तर में सुधारना। समृद्धिशील भारत के निर्माण में इन सहायक वैर भव्य प्रयत्न में हम सबको पूरा योगदान करना है। दोनों पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि पर हम पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी गर्व कर सकते हैं। 1951 से 1952 के वर्ष में से जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का सारी गर्व हुआ था, तुलना करने की द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंत में पंचवर्षीय योजना के अंत में 1960 और 61 में होने इस कुल टन में लगभग 87% वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद भी यह सफल रूट मिल में केवल 11% वृद्धि होने पर हम प्राप्त कर सकें कोई समान उपलब्धि नहीं है। हमें भविष्य में भी अपनी पिछली सफलताओं से प्रेरणा ग्रहण करते रहने के लिए सजग रहना होगा। कुछ शब्दावली है। आइडेंटिटी पहचान, इलस्ट्रेशन सचित्र, इम्पैक्ट प्रभाव, इम्पैक्ट्स प्रभावों, इम्पीचमेंट
महाभियोग इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद इम्पेरियलिस्ट साम्राज्यवादी, इनकम आय इनकम टैक्स आयकर, इंडिया भारत इंडिजीनियस डेवलपमेंट स्वदेशीपन विकास, इंडस्ट्रियल उद्योग इंडस्ट्रियल पावर उद्योगी शक्ति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड विश्व के औद्योगिक श्रमिक, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, इंटिएटिव पहल इंस्टीट्यूशन संस्था, इंटेग्रिटी अखंडता, इंटरैक्शंस परस्पर कार्य, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, इंटरमेंट नज़रबंदी, इंटर रिलेशनशिप अंतर संबंध, इंटरस्टेट अंतरराज्य, इंटरस्टेट कॉमर्स अंतरराज्य वाणिज्य, इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम अंतरराज्य हाईवे तंत्र, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, इंटॉलरेंस असहिष्णुता, इन्वेस्टमेंट्स निवेश, इन्वॉल्वमेंट शामिल होना, आयरिश इस्लाम आइसोलेशन पृथकत्व आइसोलेशनिज्म पृथकतावाद इटली। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ एवं प्रकाशन अनुवाद एवं अंतः संस्कृति अध्ययन MTT 1819 पृष्ठ संख्या 128 से 137। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रवृत्ति बोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमि कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन हिंदी में सरकारी कामकाज नोटिंग ड्राफ्टिंग, ए बुक ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड ऑफिस प्रोसीजर इन हिंदी, राम विनायक सिंह हिंदी प्रचारक से पृष्ठ जो है 196 से 199। विक्शनरी सामाजिक विज्ञान शब्दालय विक्शनरी, इन सब से सामग्रियों को संदर्भ रूप में लिया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि इसको जो है व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत कर सके। उदाहरणों को भी लिया गया है ताकि हमारा व्याख्यान आपको समझ में आए और हम अच्छी तरह से इसको समझ पाए। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।